हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के आपके विज्ञान का जो भौतिक शास्त्र का जो आपका तीसरा चैप्टर है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसी से दोस्तों संबंधित मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुल VVI मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग के लिए उस चैप्टर से संबंधित कुल 70 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर जो भी बच्चे इस वाले वीडियो को अगर लास्ट एंड तक अगर देख लेते होंगे तो दोस्तों आपका जो दोस्तों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाला जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तो आइए बिना देर किए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है उस पर। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा और पढ़कर आप लोग दोस्तों सही से उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आपके सामने दिया जा रहा है सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है निम्न में से संयुक्त या बहुवर्णी प्रकाश का रंग है, यानी आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐसा प्रकाश वाला जो रंग है वो जो आपका संयुक्त या बहुवर्णी प्रकाश का रंग कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग को यह समझना होगा कि आखिर जो संयुक्त प्रकाश जो होता है वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों संयुक्त को ही हम लोग बोलते हैं बहुवर्णी। बहुवर्णी कहने का मतलब कि बहु का मतलब होता है एक से अधिक यानी ज्यादा, ठीक है, और वर्ण का मतलब होता है दोस्तों कलर यानी कि रंग। यानी जिस प्रकाश में एक से अधिक रंग सम्मिलित रहते हैं उस प्रकाश को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं संयुक्त या फिर बहुवर्णी प्रकाश। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है, अर्थात उस श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी अलग अलग रंग वाले क्या होते हैं, उसमें दोस्तों प्रकाशीय किरण सम्मिलित रहते हैं, जिसका प्रतिपादन जिसका प्रमाणित करके दोस्तों न्यूटन ने अपने थाल नियम के माध्यम से दुनिया को बताया था। और इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों आपका जो लाल, हरा और जो नीला है इसमें दोस्तों केवल एक ही रंग होते हैं। लाल है तो केवल उसमें लाल ही होगा, हरा है तो उसमें केवल हरा ही होगा, नीला है तो उसमें दोस्तों नीला ही होगा। इसीलिए इन तीनों रंगों को हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। जबकि जो आपका श्वेत रंग है, इस श्वेत रंग को अगर दोस्तों आप लोग विभक्त कीजिएगा तो इसमें आपको लाल भी मिल जाएगा, हरा भी मिल जाएगा, नीला भी मिल जाएगा, पीला भी मिल जाएगा, बैंगनी भी मिल जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें बहुत सारे आपके रंग मिल जाएंगे। इसीलिए हम लोग श्वेत प्रकाश को संयुक्त या बहुवर्णी प्रकाश के नाम से भी क्या करते हैं दोस्तों हम लोग संबोधित करते हैं। तो इस चीज को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। तो पहला का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 2 नंबर पर। शून्य में प्रकाश के हर रंग की किरणों के तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का गुणनफल कितना होता है। शून्य कहने का मतलब दोस्तों कि जहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, यानी जहां पर वायुमंडल नहीं होती है, वहां पर प्रकाश के हर रंग की किरणों के तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का गुणनफल कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो श्वेत प्रकाश है हमारा वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। और आपको बताना है कि इन 7 रंगों में हर एक रंग का जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि श्वेत प्रकाश में जितने भी आपके प्रकाशीय रंग सम्मिलित होते हैं उन सभी प्रकाशीय रंगों का जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का जो गुणनफल होता है वो दोस्तों निर्वात में गमन करने वाली श्वेत प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यानी आप सभी को पता है जब हमारे सूर्य प्रकाश की जो किरण होती है और वो निर्वात में गमन करती है तो उस निर्वात में उसके गमन की जो दोस्तों चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर दोस्तों हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो वो होगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ निकल कर आएगा। और यही दोस्तों मान क्या हो जाएगा उसके हर रंग के किरणों के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा समझ कर दोस्तों रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है आपतित किरण जितने कोण से मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा कि जो आपतित किरण होती है वो जितने कोण से मुड़कर अगर वो प्रिज्म से बाहर निकलेगी या कांच से बाहर निकलेगी उस कोण को दोस्तों हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। और साथ ही दोस्तों उस विचलन कोण को ही हम लोग निर्गत कोण के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। निर्गत मतलब कि जो निकल रही है और निकलने वाली रेखा पर जो दोस्तों कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, जिसे दोस्तों हम लोग उसे डेल्टा से भी क्या करते हैं संबोधित करते हैं या फिर सूचित हम लोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग बोलिएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों है, यानी निर्गत को ही हम लोग बोलते हैं विचलन और विचलन को ही बोलते हैं निर्गत। इसीलिए तीसरा का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस दोस्तों हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी संयुक्त या मिश्रित प्रकाश के विभाजित होकर, विभाजित मतलब टूटकर अवयवी रंगों के प्रकाश में अलग हो जाने की घटना को
को उस संयुक्त प्रकाश का कहते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है और ये सारे के सारे जो दोस्तों क्वेश्चन है आपके वो आप जो फिजिक्स का जो आपका तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, केवल दोस्तों उसी से ये पूछा गया है। हालांकि आप लोग नहीं पढ़े होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे पढ़े होंगे वो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बता सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी अगर हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं तो जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है वो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने भिन्न भिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है और जब दोस्तों इसका हम लोग अपवर्तन प्रिज्म के माध्यम से कराते हैं तो दोस्तों वो प्रिज्म से अपवर्तित होकर अपने 7 अवयवी रंगों में वो विभक्त हो जाती है। और जब वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो दोस्तों हम लोग इस प्रकाशीय घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है जो एक दूसरे से विक्षेपित हो गया हो यानी अलग हो गया हो। देखिए अपवर्तन से पहले जो श्वेत प्रकाश था उसमें 7 रंग क्या थे, एक दूसरे के साथ संयुक्त थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने उस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से दोस्तों हमने अपवर्तन कराया तो उस स्थिति में क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश के जो अवयवी रंग थे सातों के सातों वो एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए, अलग हो गए, जिसे दोस्तों आप लोग श्वेत पर्दे पर भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग श्वेत पर्दे पर उन रंगों को प्राप्त कीजिएगा तो दोस्तों आपको 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगी, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम यानी हिंदी में बड़पट के नाम से भी क्या करते हैं, उसे जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में, इसमें यहाँ पर आप लोग से क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है इसमें किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो यही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा रंग है। देखिए जब भी आप श्वेत प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के माध्यम से कराइएगा तो प्रिज्म के माध्यम से जब उसका अपवर्तन होता है तो अपने 7 अवयवी मूल रंगों में वो विभक्त हो जाती है। जब वो अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती है दोस्तों तो उन 7 रंगों में से कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उन 7 रंगों में से जो आपका बैंगनी रंग है ना उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए दोस्तों 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंगनी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैंगनी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर में कहा जा रहा है निम्न में से माध्य रंग किसे माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर चुनना है कि माध्य रंग किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे श्वेत प्रकाश में जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 यानी दोस्तों आपके जो प्रेक्षण है वो कौ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आप जानते हैं ना माध्य क्या होता है। आप सभी को पता है कि माध्य जो होता है दोस्तों वो सभी प्रेक्षणों का योग आबाटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये तो दोस्तों आप सभी को पता है। तो हमने सभी प्रेक्षणों को यहाँ पर जोड़ दिया, योग कर दिया। ठीक है, को प्रेक्षण है आपके, तो टोटल 7 गो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बाटा में कर देंगे 7। अब सबको जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 8 6 कितना हो जाएगा 21 21 7 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 28 होगा। और हम लोग क्या करेंगे कि 28 को 7 से दोस्तों भाग दे देंगे। तो जब हम लोग 28 को 7 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा 4। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 4 निकल कर आया है ना, तो आप लोग गिनिए तो आप लोग को पता है ना शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म होता है आपके रंगों का याद करने का, बै जा नी ह पी ना आ ला होता है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से होता है लाल। ठीक है, तो देखिए गिनिए तो आप लोग यहाँ पर 4 दिए ना, तो पहले बैगनी से गिनेंगे 1 2 3 4 यानी 4 के बाद कौन आ रहा है, तो दोस्तों 4 के बाद आपका पी आ रहा है। पी यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों आपके इन 7 रंगों का जो माध्य होगा वो दोस्तों होगा आपका पीला। देख सकते हैं ना कौन आ रहा है आपका दोस्तों, तो पीला आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पीला को ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो 6 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर पर। देखिएगा 7 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, श्वेत प्रकाश में लाल रंग का वेग निम्न में से होता है। दोस्तों आप लोग बताना कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें जो लाल रंग का जो प्रकाशीय किरण है ना उसका वेग का जो मान होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइएगा कि लाल रंग का जो वेग होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो लाल रंग का जो
आपका प्रकाशीय किरण है उसका दोस्तों जो विचलन होता है वो अन्य रंगों की तुलना में, अन्य प्रकाशीय रंगों की तुलना में बहुत ही दोस्तों कम होता है। और जब इसका दोस्तों विचलन कम होता है तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो दोस्तों वेग है वो काफ़ी अधिक है। अगर दोस्तों इसका वेग काफ़ी अधिक नहीं रहता तो इसका विचलन क्या होता, काफ़ी ज़्यादा होता। तो दोस्तों इसका जो विचलन है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसका विचलन कम होने की स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि सफेद प्रकाश में जो लाल रंग का जो प्रकाशीय किरण है उसका वेग सबसे अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों वायुमंडल में लाल रंग का बिल्कुल भी परिकिरण नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कौन, तो सबसे अधिक, अधिक भी नहीं सबसे अधिक। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक जिसका वेग होता है वो कौन है, तो वो है लाल रंग का प्रकाशीय किरण। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा 8 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है निम्न में से प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए अब यहाँ पर अपोजिट कर दिया। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म में से अपवर्तन करवाएं तो उस स्थिति में दोस्तों जो लाल रंग का जो विचलन होगा वो दोस्तों बहुत ही कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका जो वेग होता है उस किरण का, लाल रंग के किरण का जो वेग होता है वो अन्य रंगों की तुलना में काफी दोस्तों ज्यादा होता है, इसीलिए वो कम क्या होती है, विचलित होती है। जबकि जो दोस्तों आपका बैगनी जो रंग होता है इसका विचलन बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों वो होगा आपका बैगनी। इसीलिए 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जब इसका विचलन सबसे अधिक है तो दोस्तों इसका झुकाव भी क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा आप लोग, इसमें क्या बोला जा रहा है 9 नंबर में, न्यूटन ने अपने प्रयोग में श्वेत प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण सत्यापित करने हेतु किसका प्रयोग किया था। तो दोस्तों आप लोग अगर न्यूटन का नियम अगर पढ़े होंगे तो न्यूटन ने अपने थाल नियम के माध्यम से ये बताया था कि जो श्वेत प्रकाश होती है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होती है। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने थाल में 7 रंगों को क्रमानुसार क्या कर दिया था, सजा दिया था। और उन्होंने घिरनी के माध्यम से जब उसको दोस्तों नचाया था तो नचने के फलस्वरूप जो उसकी जो घिरनी थी वो दोस्तों श्वेत प्रकाश के रूप में क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों न्यूटन ये प्रमाणित किया था कि जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। तो इस घटना को, इसका सत्यापन करने हेतु दोस्तों उन्होंने एक थाल का यूज किया था। थाली का नहीं, थाल और थाली में अंतर होता है, थाल का यूज किया था। और दोस्तों हम लोग थाल को ही चक्ति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि थाल जो होता है वो चिपटा हुआ रहता है। तो थाल और चक्ति दोनों एक ही चीज होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ए और बी, थाल को ही हम लोग चक्ति के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। चलते हैं 10 नंबर पर। देखिए 10 नंबर पर दोस्तों आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकाश अपवर्तन की घटना में प्रिज्म में स्वयं रंग उत्पन्न। अब बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो प्रिज्म होता है वो स्वयं मतलब खुद से रंग उत्पन्न करता है कि नहीं करता है, कि कोई निश्चित नहीं है, कि प्रिज्म पर निर्भर करता है। तो आप दोस्तों बताना कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो श्वेत प्रकाश का, तो जो श्वेत प्रकाश होती है वो प्रिज्म से अपवर्तित होकर अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों ये जो 7 अवयवी रंगों में जो विभक्त हुई है वो किसके कारण हुई है, तो वो दोस्तों अपवर्तन के कारण हुई है, ठीक है। और इसका जो कारण है वो कौन है, आपका प्रिज्म। तो दोस्तों प्रिज्म ने क्या किया कि प्रकाश जो आपका श्वेत जो प्रकाश है उनको अवयवी रंगों में विभक्त कर दिया। ऐसा थोड़ी ना कि खुद से उसने रंग उत्पन्न किया या खुद से उसने रंग को पैदा किया। बताइए दोस्तों जो प्रिज्म है उसने रंग पैदा नहीं किया, बल्कि जो श्वेत प्रकाश है उसको 7 रंगों में तोड़ दिया। यानी वो जितने रंगों से बना हुआ था आपका श्वेत प्रकाश उसको मूल अवयवी रंगों में क्या कर दिया, अपने से अपवर्तित कराकर उसको विभक्त कर दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारा प्रिज्म है वो बिल्कुल भी रंग उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि दोस्तों वो क्या करता है कि श्वेत प्रकाश को अपने से अपवर्तित कर अपने मूल अवयवी रंगों में क्या करता है, श्वेत प्रकाश के मूल अवयवी रंगों में वो विभक्त कर देता है। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखिएगा कि कोई भी जो प्रिज्म होता है वो सेम से कभी भी रंग उत्पन्न नहीं करता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 11 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आकाश में इंद्रधनुष हमेशा दिखाई देते हैं। तो आप लोग बताना कि आकाश में जो इंद्रधनुष होता है वो कैसा दिखाई देते हैं, मतलब वो किस तरफ दिखाई देते हैं। तो आपके सामने दोस्तों दिशा दिया जा रहा है, आप लोग सोच समझ कर बताइएगा कि जो आकाश में इंद्रधनुष होते हैं वो किस दिशा में बनते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आप लोग को बताता हूं कि जब भी अगर आपके इंद्रधनुष बनेंगे ना वो सदैव दोस्तों आपके सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेंगे। यदि अगर आपका सूर्य होगा पूर्व दिशा में तो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम दिशा में, अगर आपका इंद्रधनुष होगा
पश्चिम दिशा में तो सूर्य होगा पूर्व दिशा में। यानी कह सकते हैं कि जब आपका सूरज होगा दोस्तों आपका उत्तर दिशा में तो आपका परिवर्तन बनेगा दक्षिण दिशा में, और इसका अपोजिट भी सत्य है। यानी आप लोग यहां पर सिंपली रूप से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इंद्रधनुष होगा वो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होगा, वो दोस्तों दिखाई देगा। यानी जब हम लोग इंद्रधनुष को देखेंगे ना तो हमारा सूर्य हमारे पीठ के पीछे होगा, यानी हमारे पीठ की तरफ होगा। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य की विपरीत दिशा में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोग को 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए इसमें बोला जा रहा है दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दोपहर के बाद जो आपका सूर्य होता है वो आपके पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वो चला आता है। आप लोग मेरी बातों को समझना, जब दोपहर जब होता है, दोपहर का जब समय आपका बीत जाता है, अपराह्न का जब समय बीत जाता है तो उस समय जो आपकी सूर्य की जो दिशा होती है वो हो जाती है पश्चिम की ओर। और आपने दोस्तों अभी जाना कि जो इंद्रधनुष होगा वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। तो जब आपका सूर्य आ जाएगा पश्चिम दिशा में आपके दोपहर के बाद में तो उसका इंद्रधनुष किधर बनेगा, तो दोस्तों उसके विपरीत दिशा में। तो पश्चिम का जो विपरीत दिशा होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका पूर्व। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि दोपहर के बाद जो हमारा इंद्रधनुष होगा वो बनेगा पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूरज है वो पूर्व से चला आएगा पश्चिम दिशा में। इसीलिए 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 13 नंबर में आप लोग यहां पर क्या बोला जा रहा है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन है। दोस्तों हम लोग प्राथमिक रंग उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी दोस्तों रंग सम्मिलित नहीं रहता है, जो कि दोस्तों इसमें कोई भी दोस्तों आपके रंग जो होंगे उसमें बिल्कुल भी समावेशित नहीं रहेंगे। ये एक प्रकार के स्वतंत्र रंग होते हैं, इनका जो निर्माण होता है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किसी अन्य रंगों के मिलने से नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको प्राथमिक या मूल रंग के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो आप लोग बताना कि इसमें कौन सा आपका प्राथमिक रंग है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका लाल है, जो हरा है, जो नीला है, ये तीनों के तीनों ही क्या है आपके प्राथमिक रंग है, जिन्हें हम लोग मूल रंग के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। इन्हीं रंगों की सहायता से आपके द्वितीय रंग का क्या होता है निर्माण किया जाता है। इसीलिए 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 14 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है प्राथमिक रंग संयुक्त होकर किस रंग का निर्माण करते हैं। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि प्राथमिक रंग की सहायता से ही क्या होता है दोस्तों आपके द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। और जब प्राथमिक रंग एक दूसरे से अगर संयुक्त होंगे तो दोस्तों आपका जो नया रंग बनेगा ना उसको हम लोग द्वितीयक रंग से नाम क्या करेंगे जानेंगे। देखिए द्वितीयक है यहाँ पर दोस्तों जो हमने पीडीएफ लिया है उस पर तो थोड़ा सा ऐसे लिखा है, आप लोग जानते हैं ना द्वितीयक कैसे लिखते हैं। तो द्वितीयक कैसे हो सकता है कि अगर आपके दोस्तों परीक्षा में अगर ऐसा लिखा होगा तो आप लोग इसी को मारिएगा, बस समझ के रखिएगा कि द्वितीयक हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो द्वितीयक रंग बोलते हैं। यानी जो दोस्तों आपका रंग जो होगा वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, जो दोस्तों किसी रंग से मिलकर नहीं बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक या मूल रंग। और जो रंग आपके प्राथमिक रंगों की सहायता से संयुक्त होकर बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर में। नीला रंग और पीला रंग एक दूसरे से संयुक्त होकर किस रंग का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर यह समझिएगा कि जो आपका नीला रंग है वो आपका कैसा रंग है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा नीला रंग है वो हमारा एक प्रकार का प्राथमिक रंग है, यानी कि दोस्तों यह हमारा प्राइमरी आपका रंग है, ठीक है, यानी ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो हमारा पीला रंग है वो कैसा रंग है। तो दोस्तों जो आपका पीला रंग है ना वो एक प्रकार का द्वितीयक रंग है। ठीक, क्यों आपका द्वितीयक रंग है, क्योंकि दोस्तों आपके प्राथमिक रंग में बिल्कुल भी पीला रंग सम्मिलित नहीं रहता है, उसमें लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, पीला कहाँ से होगा। यानी जो पीला रंग है वो किससे बना है, तो वो दोस्तों बना है आपके प्राथमिक रंगों से मिलकर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पीला रंग को ले लेते हैं वाई को, और बोला है कि जब हम लोग नीला और पीला को एक दूसरे के साथ अगर संयुक्त करेंगे तो संयुक्त होने के बाद जो हमारा नया रंग बनेगा वो क्या कहलाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा नीला रंग है वो हमारा प्राथमिक रंग है, जो हमारा पीला रंग है वो हमारा द्वितीयक रंग है। और आपने अभी जाना कि दो प्राथमिक रंगों से मिलकर द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एगो प्राथमिक और एगो आपका जो द्वितीयक रंग है उन दोनों से मिलकर आपका कौन सा आपके प्रकाश का रंग उत्पन्न होगा। यानी आप लोगों ने अभी जाना कि जब हम लोग दो प्राथमिक रंगों को मिला दें तो हमारा द्वितीयक रंग बनेगा। लेकिन अगर हम लोग दो प्राथमिक रंगों की जगह पर एक प्राथमिक रंग लेंगे और दूसरा द्वितीयक रंग लेंगे तो फिर बनने वाला जो नया रंग का जो प्रकाश का जो किरण होगा या प्रकाश का जो रंग होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप प्राथमिक और द्वितीयक इन दो रंगों से संयुक्त होकर जो आप नया रंग दोस्तों
दोस्तों आप लोग निर्मित करेंगे ना, वो होगा दोस्तों आपका व्हाइट यानी कि श्वेत। ठीक है, क्या होगा? व्हाइट होगा, श्वेत होगा, उजला होगा। और इसी रंग को दोस्तों इस हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग दोस्तों संपूरक रंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारा नीला और जो हमारा पीला है वो एक दूसरे के पूरक है। क्यों पूरक है? क्योंकि इन दोनों के मिलने से क्या होता है? श्वेत रंग का निर्माण होता है। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पूरक रंग, इसी को हम लोग बोलते हैं संपूरक रंग, और इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत रंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि श्वेत, पूरक और संपूरक तीनों एक ही कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। आइए मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को 16 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न में आप लोग से यहां पर क्या बोला जा रहा है? लाल प्रकाश और हरा प्रकाश मिलकर कैसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिएगा, लाल आपका क्या है? तो लाल आपका प्राथमिक रंग है। हरा क्या है? तो हरा भी आपका प्राथमिक रंग है। और ये दोनों क्या है? प्राथमिक रंग है। और आप सभी को पता है कि जब दोनों प्राथमिक रंगों को मिला देंगे तो हमारा बनने वाला जो रंग होगा वो कहलाएगा द्वितीयक। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा आपका द्वितीयक रंग बनेगा, यानी किस कलर का बनेगा? तो दोस्तों जब भी अगर आप लोग लाल रंग को अगर आप लोग दोस्तों हरा में मिलाइएगा ना, तो उससे निकलकर आपका बनने वाला जो आपका द्वितीयक रंग होगा वो दोस्तों आपका निकलेगा पीला यानी कि येलो। जी हाँ दोस्तों, लाल और हरा से मिलकर आपके पीले रंग का क्या होता है? द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते हो, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी भी टाइम है, 1 महीना। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, जो मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। ठीक है, देखिए 17 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है किसी वस्तु को किसी रंग में दिखाई देना हमारे द्वारा देखी जाने वाली उस वस्तु से आती प्रकाश के किस बात पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु अपने जिस रंग में दिखाई देती है, तो उस रंग में दिखाई देना हमारे द्वारा देखी जाने वाली उस वस्तु से आती प्रकाश का जो किरण है वो किस बात पर निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु, जो प्रकाश जो किरण आती है ना, तो उस प्रकाश की किरण के किस बात पर निर्भर करता है कि वो वस्तु उसी रंग में दिखाई देती है? तो वो दोस्तों निर्भर करता है आपके आवृत्ति पर। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा, किस पर? तो आवृत्ति पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 18 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आपके सामने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को समझ कर बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखिए 18 नंबर में बोला जा रहा है, जब कोई वस्तु अपने ऊपर के कुल आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है तब वह वस्तु प्रकाश के किस रंग में दिखाई देगी। यानी कि जब भी किसी वस्तु पर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और वह वस्तु उस आपतित प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, तो जो वह वस्तु होगी वो कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो भी वस्तु अपने ऊपर आपतित किरण को परावर्तित कर देती है ना, और जिस रंग में आपतित किरण को दोस्तों परावर्तित करती है वह वस्तु दोस्तों उसी रंग में दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु पर जब भी प्रकाशीय किरण अगर आपतित होती है और वह वस्तु उसे दोस्तों अगर परावर्तित कर देता है, तो जिस रूप में, जिस रंग में उसको परावर्तित करता है ना, वो वस्तु उसी रंग में क्या करती है? दिखाई देती है। ठीक है, और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है उत्सर्जित प्रकाश के रंग में। तो दोस्तों उत्सर्जित का मतलब होता है कि जो प्रकाश उसने उत्पन्न किया, यानी जो प्रकाश उसने दोस्तों पैदा किया, उत्पन्न किया, उसी को बोलते हैं उत्सर्जित प्रकाश। तो दोस्तों पैदा क्या कर रहा है? परावर्तित प्रकाश। तो यहाँ पर उत्सर्जित और परावर्तित ये दोनों एक ही हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जब कोई वस्तु अपने ऊपर के कुल आपतित प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेती है तब वो वस्तु प्रकाश के किस रंग में दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी अगर वस्तु के ऊपर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है ना, अगर वो वस्तु उस प्रकाशीय किरण को परावर्तित नहीं कर पाती है, अपवर्तित नहीं कर पाती है, बल्कि उन दोनों की तुलना में उस प्रकाशीय किरण को अवशोषित कर लेती है, तो उस स्थिति में दोस्तों जो आपकी वस्तु होगी वो दिखाई देगी काली। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना समझ कर रखिएगा कि यदि किसी वस्तु से प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता, यानी उस प्रकाश की आपतित किरण को अवशोषित कर लेती है, तो दोस्तों वो जो आपकी वस्तु होगी वो आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। किस रंग में? तो आपका हो जाएगा काला रंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से। चलते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत कहलाता है। तो बताइए मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत आपका स्क्लेरा कहलाता है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत और पटल का मतलब होता है सतह। यानी दोस्तों जो आपके मानव नेत्र का जो सबसे आपका ऊपरी जो सतह होता है, बाहरी जो सतह होता है, वो काफी मजबूत होता है और उसी को हम लोग अंग्रेजी में स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप
मतलब जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि एक प्रकार का दोस्तों आपका अपारदर्शी आपका पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 21 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेत्र गोलक का व्यास निम्न में से लगभग होता है। आपका जो नेत्र गोलक होता है ना, जो आपका आँख का जो दोस्तों आकार होता है, जो गोलक होता है उसका जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है। मतलब यहाँ पर श्योर इसका मान पता नहीं है, लगभग में मान पता है। तो आप लोग बताना, लगभग में तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग बताना कि इसमें चारों में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो होता है दोस्तों आपका 2.3 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। तो इसीलिए 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 22 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्क्लेरा के नीचे वाली परत को निम्न में से कहते हैं। अब देखिए आप सभी को पता है कि नेत्र का जो आपका बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहरी जो आपका सतह होता है नेत्र का, वो कहलाता है स्क्लेरा। अब यहाँ पर ये बोला है कि स्क्लेरा के नीचे वाली कहने मतलब कि स्क्लेरा के बाद का जो परत होगा वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि स्क्लेरा के बाद का जो परत होता है वो कहलाता है कोराइड, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त पटल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जो आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कोराइड यानी रक्त पटल, ठीक है। परितारिका इसमें आएगा, इसमें, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 23 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्क्लेरा के सामने उभरी हुई पारदर्शक झिल्ली कहलाती है। स्क्लेरा यानी कि दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल के सामने जो उभरी हुई पारदर्शक झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो आपका नेत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका होता है, थोड़ा सा दोस्तों गलत बन गया। देखिए आपका जो नेत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना, यानी कि यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें तो ईमान के चलते ये हमारा काची हो गया, ये दोस्तों हमारा जो बाहरी परत है ये दोस्तों हमारा काची है, हमारा स्क्लेरा है। और इसके सामने तो सामने कौन है ये ना, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, यह उभरा हुआ मतलब निकला हुआ क्या है, यह एक प्रकार का पारदर्शक झिल्ली है। और इसी पारदर्शक झिल्ली को दोस्तों हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखना किस नाम से जानते हैं, तो कॉर्निया। तो आपका 23 का जो सही आंसर होगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्निया, जिसको हम लोग हिंदी में स्वच्छ पटल के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 24 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कॉर्निया के ठीक पीछे एक वृत्ताकार आकार की काले भूरे रंग की मांसपेशियों का अपारदर्शक झिल्ली क्या कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग सोच समझ कर अच्छे से आप लोग बताने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यही ना बोला जा रहा है कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक वृत्ताकार आकार की जो काले भूरे रंग की मांसपेशियों का जो अपारदर्शक जो झिल्ली होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो दोस्तों उससे हम लोग बोलते हैं आइरिस या परितारिका। क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका। यानी कि देखिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो ये आपका जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक वृत्ताकार आकार की काले भूरे रंग की जो मांसपेशियों जो अपारदर्शक झिल्ली, तो जो झिल्लियां होगा ना, इसे इधर झिल्ली होगा फिर इधर झिल्ली होगा, जो कि दोस्तों नेत्र लेंस को लटकाए हुए रखेगा। यहाँ पर क्या करेगा, नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। तो ये दोनों झिल्लियों को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में परितारिका बोलते हैं। इसीलिए 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन अंधेरे में बड़ी और प्रकाश में छोटी हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को हो सकता है पता भी होगा कि आपका ऐसा कौन सा दोस्तों आपके आंख का जो मुख भाग है जो कि अंधेरे में बड़ी हो जाती है और प्रकाश में छोटी हो जाती है, सिकुड़कर। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि नेत्र में जो आपका पुतली होता है ना, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं नेत्र द्वार, ठीक है। तो वो क्या होती है कि वो दोस्तों प्रकाश में क्या होती है कि सिकुड़कर छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी हो जाती है। इसीलिए अगर हम प्रकाश से, तीव्र प्रकाश से अगर कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ की जो वस्तुएं होती है वो हमें कुछ समय के बाद थोड़ा सा मतलब थोड़ा समय लगेगा उसको, थोड़ा सा वो जितना भी आपकी वस्तु होगी ना उसे क्या बोलते हैं कम प्रकाश वाले कमरे में, तो उसको दोस्तों आपको देखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, एक बैक आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होना चाहिए, पुतली को थोड़ा सा दोस्तों समय मिलना चाहिए उसको खुलकर बड़ा होने में। तो यहाँ पर जो आपका 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ही क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 26 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पुतली के घटने बढ़ने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। तो दोस्तों पुतली के घटने बढ़ने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग समायोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, तो समायोजन। इसीलिए 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 27 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत इनमें से कहलाता है। तो मानव नेत्र का सबसे जो भीतरी परत है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि
मानव नेत्र का जो सबसे भीतरी परत होता है ना, वो बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है और उसी परत को दोस्तों हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए दोस्तों आपका 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 28 नंबर पे आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर बोला जा रहा है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। तो दोस्तों जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, तो दोस्तों जिस क्षमता के कारण नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह अपने आप से, मतलब अपने आप से, किसी की सहायता से नहीं, वह समायोजित होते रहती है, उस क्षमता को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता की। क्या बोलते हैं दोस्तों, समंजन। तो इसीलिए 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि समंजन क्षमता। देखिएगा 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किसी सामान्य युवा व्यक्ति की दृष्टि का समंजन क्षमता निम्न में से होती है। तो आपको बताना है कि जो समान युवा वयस्क होते हैं उनके दृष्टि की जो समंजन जो क्षमता होती है देखने की, वो कितना डायोप्टर होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वो होता है आपका 4 डायोप्टर। कितना, तो 4 डायोप्टर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 30 नंबर पर दोस्तों आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेत्र लेंस के पीछे का पारदर्शी द्रव क्या कहलाता है। नेत्र लेंस के पीछे का पारदर्शी द्रव, तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों एक हमने यहाँ पर आंख बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों ये गोलाकार होता है आपका आंख, सही से बन नहीं रहा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये परितरिका होता है, यहाँ पर आपका दोस्तों आपका पुतली होता है जिसमें नेत्र लेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई आपका दोस्तों हो गया कॉर्निया। तो ये कॉर्निया और हाई नेत्र लेंस, तो इसके बीच का दोस्तों जो आपका द्रव होता है ना, तो इसे दोस्तों हम लोग नेत्रोध के नाम से जानते हैं। किससे क्या नाम से जानते हैं, नेत्रोध। यहाँ पर बोला है कि नेत्र लेंस के पीछे का जो पारदर्शी द्रव होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है कच्चाप द्रव। यानी इधर जो भी आपका द्रव भरा रहेगा, इधर नेत्र लेंस के पीछे जो भी आपका द्रव भरा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कच्चाप द्रव, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बीटीएस ह्यूमर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जिसका संकेतन होता है बी और एच। तो इसीलिए 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बीटीएस ह्यूमर को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में कच्चाप द्रव। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो पुतली होता है ना, उससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश का दोस्तों जो परावर्तन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो आपका पुतली होता है वो आपकी काली होती है, और आप सभी को पता है कि काले चीजें से किसी भी प्रकाश का दोस्तों जो परावर्तन होता है वो बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर सही जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली या फिर नेत्र द्वार। पुतली को ही हम लोग नेत्र द्वार के नाम से क्या करते हैं, यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 32 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी इनमें से किसके द्वारा समायोजित की जाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कुछ समय पहले कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके समायोजन का जो काम है वो करता है सिलियरी पेशियां, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित की जाती है, जिसका दोस्तों जो गुण होता है वो समायोजन कराता है। इसीलिए 32 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 33 नंबर पर, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच का भरा पारदर्शी नमकीन द्रव क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर एक दोस्तों आंख का चित्र लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा का चित्र, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉर्निया, ये हो जाएगा परिचारिका, ये हो जाएगा आपका नेत्र लेंस। तो ये बोला कि नेत्र लेंस और कॉर्निया, तो ये कॉर्निया हो गया, हाई कॉर्निया, हाई हो गया दोस्तों आपका नेत्र लेंस। तो एक बीचवा में जो आपका द्रव भरा रहता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग ने अभी जाना कि नेत्र लेंस के पीछे जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कच्चाप द्रव, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बीटीएस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा रहता है ना, द्रव यहाँ पर जो भरा रहता है यहाँ पर, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं एक्टिवस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर के नाम से क्या करते जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में नेत्रोध के नाम से भी क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग संबोधित करते हैं। और आपके आंखों के जो आंसू होते हैं वो आपके इसी द्रव के क्या करते हैं, इसी द्रव के कारण बनते हैं। तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर कोई पूछे कि आपके नेत्र का आंसू किससे बनता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों कि हमारे नेत्र का जो आंसू होता है वो बनता है नेत्रोध से, यानी एक्वियस ह्यूमर से बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नेत्रोध को ही बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, जिसका संकेत होता है ए और एच। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 34 नंबर में, देखिए 34 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा
है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनाता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे रेटिना, और रेटिना को ही हम लोग बोलते हैं दृष्टिपटल। तो आपका जो 34 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 35 नंबर में आप लोग से यहां पर क्या बोला जा रहा है, वह स्थान जहां से दृक तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका स्थान है जहां से दृक तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, वह स्थान दोस्तों आपका कहलाता है अंध बिंदु। क्या कहलाता है? अंध बिंदु। आप लोग दोस्तों हमेशा समझ कर रखिएगा। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों जो आप देखते हैं ना, यहाँ पर तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहीं पे एक बिंदु होता है, यहीं पे एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। और इसी बिंदु से क्या होता है दोस्तों, इसी बिंदु से दृक तंत्रिका रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं 36 नंबर में। देखिए 36 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, बहुत कम प्रकाश अर्थात अंधेरे में भी हम किस कोशिका की सहायता से किसी चीज को देख पाते हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपने दोस्तों ये गौर किया होगा कि जब आपके लाइट अगर आपके घर में चला जाता होगा, यानी जब प्रकाश नहीं है, बिल्कुल भी अंधेरा है, तो उस अंधेरे में भी आपको वस्तु दिखाई देती है। हालांकि आप उसके रंग को पहचान नहीं पाते कि उसका जो रंग है वो कैसा है, ठीक है, लेकिन आप इतना तो जान पाते हैं कि वो जो वस्तु है वो क्या है, क्योंकि दोस्तों आपका जो वस्तु है वो दिखाई देती है, लेकिन अपने वो किस रंग में है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो उसका दोस्तों जो आभास होता है वो किसके कारण होता है, यही दोस्तों आप लोग को बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इसका जो आभास होता है वो होता है क्षण के कारण, जिसे दोस्तों हम लोग दंड के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नेत्र में आपके रेटिना से संयुक्त आपके दोस्तों जो कोशिका होता है दंड वाला, वो क्या होता है कि अंधेरे में सक्रिय और प्रकाश में आपका अक्रिय हो जाता है। और उस स्थिति में जब भी आपका प्रकाश अगर दोस्तों चला जाता है और अंधेरे में जब वो दोस्तों आपका सक्रिय हो जाता है आपका क्षण, तो उस स्थिति में क्या करते हैं आप दोस्तों वस्तु को देख पाते हैं। हालांकि आप उसके रंग को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन देख पाते हैं। और जिनमें दोस्तों क्षण आपकी कोशिका बिल्कुल भी नहीं होती है, जिन पशु में, जिस जीव में, वो दोस्तों अंधेरे में उस वस्तु को बिल्कुल भी देख नहीं सकता। जैसे कि मुर्गा में क्या होता है कि केवल शंकु होता है, क्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जब दोस्तों उसके पास जब क्षण नहीं होता है तो वो दोस्तों अंधेरे में वस्तु को बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। हालांकि रंग का छोड़िए ना, वो वस्तु को भी नहीं देख पाएगा। जब वस्तु को नहीं देख पाएगा तो दोस्तों उसको अंधेरे में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग क्षण को ही दंड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न पर। देखिए 37 नंबर प्रश्न में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है, रेटिना के मध्य भाग का वह बिंदु जहां वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रेटिना के मध्य भाग का जो बिंदु होता है ना, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। और उस पीत बिंदु में सबसे अधिक आपके शंकु होते हैं, और जो शंकु होता है वो दोस्तों आपके प्रकाश में सक्रिय और आपके अंधकार में क्या होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब वो अक्रिय हो जाता है। ठीक है, और जो आपके रेटिना पर बनने वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, उस वस्तु का प्रमुख जो भाग होता है दोस्तों, उसका जो प्रमुख जो दोस्तों जो उसका प्रतिबिंब होता है वो आपके रेटिना के पीत बिंदु पर ही बनाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 37 का जो सही आंसर है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को 38 नंबर प्रश्न पर। देखिए 38 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है, नेत्र के किस बिंदु पर वस्तु के प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता था, तो वह प्रकाश के लिए असंवेदनशील है, यानी उसकी जो संवेदना है वो बिल्कुल भी मस्तिष्क नहीं करता है। तो वो कौन सा बिंदु है दोस्तों, आपको उस बिंदु का नाम बताना है। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं बिना देर किए कि जो आपका अंध बिंदु है ना, इसकी संवेदना बिल्कुल भी आपका मस्तिष्क नहीं करता, क्योंकि दोस्तों इस अंध बिंदु में बिल्कुल भी क्या होता है, आपके शंकु बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं रहते हैं। और वस्तु के प्रमुख भाग का जो प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों बनता है किस पर, तो बनता है पीत बिंदु पर, ना कि अंध बिंदु पर। इसीलिए अंध बिंदु की जो संवेदना है वो हमारा मस्तिष्क बिल्कुल भी नहीं करता है, और ना ही दृक तंत्रिका हमारे मस्तिष्क को कराता है। इसीलिए हम लोग 38 का जो सही आंसर है हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 39 नंबर पर। प्रकाश के रंग की पहचान नेत्र की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए आप लोगों ने जाना कि जब भी प्रकाश अगर नहीं हो तो हम वस्तु को देख पाते हैं, अंधेरे में भी किसके कारण देख पाते हैं, तो रेटिना में एक तंतु जुड़ा हुआ हो रहता है, उस तंतु को हम लोग बोलते हैं क्षण, और उसी को हम लोग बोलते हैं दंड, यानी उसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन उसके रंग को पहचान नहीं पाते। तो उस रंग की पहचान करने में जो दोस्तों आपका
आपका जो तंतु जो कोशिका जो सहायता करता है ना, वो होता है दोस्तों आपका कौन सा, तो वो होता है शंकु। यानी कि आप सभी को पता है कि जो शंकु होगा वो बिल्कुल भी अंधेरा में सक्रिय नहीं होगा। जब अंधेरा में सक्रिय नहीं होगा तो उस स्थिति में आप अंधेरे में उस वस्तु के रंग की पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्रकाश आएगा तो आपका नेत्र के रेटिना में जो आपके तंतु वाले जो कोशिका होगा, जो आपका शंकु है, वो क्या करेगा कि प्रकाश आते ही वो सक्रिय हो जाएगा। और जैसा ही सक्रिय होगा तो उस वस्तु को देखने के साथ साथ आप उस वस्तु के रंग को भी क्या कर पाइएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये समझ कर रखेंगे कि हम लोग प्रकाश के रंग की जो पहचान है वो करते हैं शंकु कोशिका के द्वारा। और हर जीव में सब रंगों के लिए ईश्वर ने क्या किया है, शंकु कोशिका दिया है। अगर किसी जीव में सभी प्रकार की शंकु कोशिकाएं अगर सम्मिलित नहीं रहती है, मतलब हर एक जीव का अलग अलग रंग के लिए क्या होती है, शंकु कोशिकाएं होती है। एक मनुष्य है वो जितने रंगों को देख सकता है, अगर उतने रंगों को देखने के लिए उसके पास शंकु कोशिकाएं अगर नहीं होती हैं तो वो दोस्तों उस रंग को देख पाने में असमर्थ हो जाता है। मतलब उसे वो रंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देगा वो रंग, लेकिन उस रंग में दिखाई नहीं देगा जो रंग में आप देख रहे हैं, और वो देखेगा उसको दूसरे रंग में। तो उस स्थिति में उस नेत्र को हम लोग, उस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, हम लोग बड़ांध बोलते हैं। बड़ांध, बड़ांध कहने का मतलब कि दोस्तों उसके पास क्या है, उस रंग के लिए, वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी उस रंग के लिए वो अंधा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बड़ांध। और ये जो घटना है वह कहलाता है बड़ांधता। ठीक है, और इसका उपचार जो है दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी तक इसका जो उपचार है वो बिल्कुल भी दोस्तों निकल नहीं पाया है। मतलब ये दोस्तों जो आपका रोग है ना वो जन्म जाते होता है, पैदाशी होता है। ठीक है, ये कोई दोस्तों आपका एक बैक ये रोग जो होता है आपका उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझकर अच्छे से रखिएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। देखिए 40 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं भाई। तो मैंने आप लोग को अभी बताया, चिक चिक के चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि सफेद प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण है। तो भाई जाहिर सी बात है कि सफेद प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का एक मिश्रण है। तो हम लोग यहाँ पर 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 41 नंबर पर। देखिए घास हरी दिखाई देती है क्योंकि यह, तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को अभी आप लोग को बताया है कुछ समय पहले कि जो भी वस्तु अपने जिस रंग में दिखाई देती है उसका मुख क्या होता है, उस वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाशीय किरण का रंग। बात को समझ रहे हैं ना। तो हम जब वस्तु को देखते हैं तो वस्तु जिस रंग में दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु अगर लाल दिखाई देता है, जैसे कि गुलाब है, अगर हम लोग गुलाब को अगर हम लोग लाल देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो लाल गुलाब है उसके पास जो आपकी प्रकाशीय किरण आपतित हुई है वो दोस्तों उस प्रकाशीय किरण को लाल रंग के रूप में क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। और उस स्थिति में जो हमारी आंख है उस गुलाब को लाल कलर के रूप में क्या कर रही है, देख पा रही है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग घास को अगर हरा देखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि घास से आने वाली जो परावर्तित जो आपकी प्रकाशीय किरण है वो हरे रंग के रूप में आ रही है। इसीलिए जो हमारा घास है वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो हरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो घास है दोस्तों वो हरे रंग के प्रकाशीय किरण को परावर्तित कर रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यह हरा प्रकाश परावर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 42 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देगा। तो भाई मेरे आप लोग बताना है कि अगर हम लोग हरा प्रकाश में लाल गुलाब और लेकर जाएंगे तो वह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों हरा प्रकाश में जो लाल गुलाब होगा ना वो आपका काला दिखाई देगा। अब आप लोग कहिएगा काहे से कि दोस्तों आपका जो लाल गुलाब है वो परावर्तन किस रंग के प्रकाश की किरण का करेगा, तो वो परावर्तन करेगा लाल रंग के प्रकाश की किरण का। और आपने किस रंग में लेकर गया है, आपने दोस्तों लाल गुलाब को वो लेकर गया है दोस्तों आप लोगों ने किसमें, तो हरा में। तो वो क्या करेगा कि हरे रंग के प्रकाश की किरण को परावर्तित करने के बजाय उसे अवशोषित कर लेगा। और जब उसे अवशोषित कर लेगा तो आप लोग दोस्तों भी जानते हैं कि जो भी वस्तु किसी प्रकाश की किरण को अगर अवशोषित कर ले तो वो वस्तु आपकी काली दिखाई देगी। इसीलिए आपका जो गुलाब होगा वो कैसा दिखाई देगा, तो वो दोस्तों आपका काला दिखाई देगा। इसीलिए कभी भी अगर अपने गर्लफ्रेंड को अगर अपने प्रेमिका को अगर आप लोग गुलाब दीजिएगा तो कभी भी आप लोग हरे प्रकाश में, मतलब लाल रंग को छोड़कर किसी अन्य प्रकाश में बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका जो आपका गुलाब होगा वो क्या दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपके प्यार से पहले आपके प्यार में ग्रहण लग गया। तो आपका जो 42 का जो सही आंसर होगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका काला। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे भाई मोरे। आप लोग समझ कर रखिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आप लोग से क्या बोला जा रहा है 43 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आप लोग से बोला जा रहा है आंसू किस द्रव के कारण बनता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि आंसू जो है आपका वो बनता है नेत्रोज से। नेत्रोज जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, यानी कि आपका बी और सी दोनों आपका क्या होगा, सही होगा, जो कि एक प्रकार का नमकीन जेली द्रव होता है। और इसी कारण हमारे आंख से
से आंसू बाहर आते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 44 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जिस जीव में उसके सभी रंग के लिए शंकु कोशिकाएं नहीं होती है वह जीव कहलाता है। तो मैंने दोस्तों ये भी आप लोग को अभी बताया कि जिस किसी भी जीव में उसके सभी रंग के लिए अगर शंकु कोशिकाएं नहीं होती है तो वह जीव क्या कहलाता है, उस रंग के लिए अंधा कहलाता है। और उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में बड़ांध के रूप से क्या करते हैं जानते हैं, किसके रूप में, तो बड़ांध। तो 44 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांध ना बड़ांध। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। 45 नंबर पर देखिएगा क्या आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, इनमें से किस जीव के रेटिना में पराबैंगनी रंग के भी शंकु होते हैं। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि पराबैंगनी रंग को भी देख सकता है। तो भाई मोरे जब वो पराबैंगनी रंग को भी अगर देख सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नेत्र में पराबैंगनी रंग भी क्या है, शंकु है, जो कि उसको पराबैंगनी रंग की भी पहचान करवाता है। जबकि इस रंग के शंकु मानवों में नहीं होते। ये फैक्ट बोल सकते हैं कि किसी भी मानव में सलाह होता ही नहीं है। इसीलिए वो क्या करेगा कि पराबैंगनी रंग को बिल्कुल भी देख पाने में वो असमर्थ हो पाएगा, यानी बिल्कुल वो देख ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आपको उस जीव का नाम बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बिना देर किए है कि दोस्तों जो जीव है आपका वो है आपका मक्खी। यानी जो मक्खी है वो क्या करेगा, वो अपने नेत्र से पराबैंगनी रंग को भी देख पाने में समर्थ हो पाएगा। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहां पर 46 नंबर में। देखिए 46 नंबर में आप लोग से यहां पर बोला जा रहा है किसी वस्तु को नेत्र के सामने से हटा देने के बाद भी इसका प्रभाव कितना समय तक रेटिना पर रहता है। तो दोस्तों देखिए आपने किसी वस्तु को देखा, वो वस्तु आपकी आंखों के सामने से चली गई, लेकिन फिर भी उसकी छवि आपकी आंखों के सामने बनी रहती है। तो ये जो आंखों के सामने इसकी छवि बनी रहती है, छवि का मतलब होता है छाया, तो वो कितने समय तक बनी रहती है वो दोस्तों आपको समय यहाँ पर बताना है। जैसे कि इनफैक्ट आपने कोई दोस्तों चीज देखा जो आपके लिए दोस्तों काफी मतलब अच्छा लगा, जैसे कोई खाने वाला चीज या कोई लाइक कीजिए कि आपका कोई दोस्तों आपने कोई अच्छा दुकान में अपने कपड़ा देख लिया, वो दोस्तों आपके आंख तक चमक रहा है। ठीक है, आपने कोई दोस्तों अच्छी लड़की देख लिया, ठीक है, वो आपके आंख में मतलब कि उसका दृश्य बना हुआ है कि वो लड़की कितनी सुंदर है, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। ठीक है, तो दोस्तों उसका जो छवि होता है वो आपके आंख में कितना समय तक प्रतिबिंब बना पाता है, ठीक है, रेटिना पर बना रहता है। तो वो समय आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो आप लोग सोच समझकर सही ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वो दोस्तों जो समय है वो होता है 1/16 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग, यानी 1/16 सेकेंड क्या होगा, आपके 46 का सही आंसर हो जाएगा। उतने समय तक क्या होगा दोस्तों, आपके रेटिना पर बना रहता है। लेकिन उसके बाद का जो दोस्तों आपका उसका जो छाया होगा वो अपने दिमाग पर बना लेते हैं, यानी दिमाग में क्या करते हैं उसको आप लोग रख लेते हैं, सोचने लगते हैं कि हमारा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर पर। देखिए 47 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित हो जाए तो उस व्यक्ति को हम लोग किस लेंस का चश्मा पहनाएंगे जिससे कि उसका उपचार हो सके। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो बिल्कुल भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे, उस लेंस को दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि क्या जो अवतल लेंस है आपका वो क्या करता है कि प्रकाश की किरण को अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है, जिससे क्या कर पाते हैं हम लोग दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो उपचार करने वाला जो लेंस होगा वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 48 नंबर पर। देखिए 48 नंबर में बोला जा रहा है चलचित्र, चलचित्र मतलब जवन चित्र चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में वीडियो। तो चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो आप लोग यहाँ पर बताना कि चलचित्र में इसमें से हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों चलचित्र में हम लोग दृष्टि निर्बंध क्या क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका चलचित्र है ना वो भी अलग अलग फोटो का क्या होता है, एक समूह होता है, लेकिन इतना स्पीड से वो आपके जो फोटो होंगे, जो इमेज होंगे, वो इतना स्पीड से आपके भागेंगे आपकी आंखों के सामने से, तो दोस्तों आप उसे बिल्कुल भी क्या कर पाइएगा, पकड़िए नहीं पाइएगा। यानी ये दोस्तों जो आपका गुण है वो आपका कहलाता है दृष्टि निर्बंध। यानी जो आपकी दृष्टि है, जो आपका जो नेत्र है उसको बांध नहीं पाता, मतलब वो बहुत ही कम ही समय का होता है वो दोस्तों आपका फोटो वो निकल जाएगा बहुत ही कम ही समय में। इसीलिए इसको हम लोग दृष्टि निर्बंध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। देखिए 49 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो भाई मोरे आप लोग को पता होगा ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पिछले परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आने वाली इस परीक्षा में भी पूछा जा सके। तो इसीलिए आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा कि समान दृष्टि वाले युवा के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 49 का जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर देखिएगा 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 50 नंबर में आप लोग से यहां पर बोला जा रहा है कि इस प्रकाश के नेत्र दोष में दूर की वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यानी बनना चाहिए आपको रेटिना पर उसका प्रतिबिंब, और रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ऐसा कौन सा दोष है, उस दोष को दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहां पर ये कारण है, यानी अगर ऐसा कभी सिचुएशन अगर आता है कि आपके रेटिना से पहले ही दोस्तों आपका वस्तु का प्रतिबिंब अगर बन जाता है, तो उस दोष को हम लोग किस रूप में हम जानेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो दोस्तों होता है आपका निकट दृष्टि दोष। यानी कि जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में वस्तु जो होती है दोस्तों आपके अनंत को बिल्कुल भी देख नहीं पाती है, जबकि वो निकट की वस्तु को देख पाती है। तो हम लोग 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए को ही क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आइए बात करते हैं 51 नंबर में। देखिए बोला जा रहा है प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो हमारा प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा रहता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा प्रिज्म है वो आपके 5 सतहों से घिरा रहता है। कैसे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें जो 3 गो सतह होगा ना वो होगा आपका समतल, और जो 2 गो सतह होगा वो होगा आपका त्रिभुजाकार। देखिए एगो सतह ही हुआ है, एगो सतह, तो इसके पीछे भी एगो सतह होगा, है नहीं यहाँ होगा ना, जो कि कैसा है, त्रिभुजाकार है। समझ रहे बात को ना, ये प्रिज्म है। तो एगो है दोस्तों हाई वाला सतह, एगो है हाई वाला सतह, तो 2 गो हो गया त्रिभुजाकार सतह, और 3 गो हो जाएगा समतल। एगो हाई है ना हाई, तो इसके पीछे भी एक होगा, इधर इस साइड में होगा ना, इस साइड में, तो एगो 2 गो, एगो इसका आधार हुआ नीचे, तो को हो गया 3 गो, तो 3 गो 2 गो को 5 गो, यानी कि दोस्तों 5 सतहों से क्या होता है, घिरा रहता है। इसीलिए 51 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 52 नंबर में बोला जा रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आपको दोस्तों उस दोष का नाम बताना है। तो दोस्तों आप लोग सोच समझ कर बताइएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाए, अगर अधिक हो जाए, तो उस स्थिति में उस नेत्र में कौन सा आपका दोष उत्पन्न होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो दोष होता है आपका वो कहलाता है दूरदृष्टि दोष। यानी कि दोस्तों हम लोग दूरदृष्टि दोष में क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों ये देख पाते हैं कि हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम होने के बजाय वो अधिक हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें दूर की तो वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि निकट की वस्तु को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से फोकसित नहीं कर पाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका जरा दूरदृष्टि दोष है ना, ये भी एक प्रकार का आपका दृष्टि दोष ही होता है, जो कि दोस्तों आपके बुढ़ापे में ये आपका रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में ये आपका रोग उत्पन्न होता है। तो उस दोष से पीड़ित जो आपका व्यक्ति होता है उसके उपचार के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी इसमें दोस्तों 2 प्रकार के आपके लेंस क्या होते हैं, लगे रहते हैं, जिसमें आपका एक होता है अवतल और दूसरा होता है आपका उत्तल। ऊपरवा रहता है अवतल और नीचवा होता है आपका उत्तल। ऊपरवा रहता है दोस्तों देखने के लिए, मतलब कि जो आप दूर की जब वस्तु को देखिएगा ना तो आपके ऊपर वाले लेंस से देखिएगा तो आपका अवतल होगा तो दूर की वस्तु को दिखाएगा। अगर नजदीक की वस्तु को देखना होगा तो उस चश्मे के लेंस में जो आपका नीचे वाला जो आपका दोस्तों आपका लेंस होगा ना वो लगा रहेगा आपका उत्तल। तो वो जो उत्तल लेंस है वो क्या करेगा कि नजदीक की वस्तुओं को दिखाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर में देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा होकर आकाश को देखे तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा। अगर आपको आकाश देखना है तो आकाश को देखने के लिए आपको वायुमंडल की आवश्यकता होगी, जबकि दोस्तों आपका जो वायुमंडल है अगर वो ना रहे तो आपका जो आकाश है वो बिल्कुल भी अपने वास्तविक रंग के रूप में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आपका अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़े होकर आकाश को देखता है ना तो उस स्थिति में जो उसका जो आकाश का जो रंग है वो दोस्तों दिखाई देता है काला, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। और जब वायुमंडल नहीं होता है तो उस स्थिति में जो आपके सूर्य प्रकाश से जो निकलने वाली जो किरणें होती है उसका बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं हो पाता, और जब अपवर्तन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपके आकाश का जो रंग होता है वो आपका काला दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को यहीं पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 54 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। देखिए 55 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, प्रकीर्णन के कारण। यानी जब आपके सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के जितने भी दोस्तों आपके गैसों के अणु और परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाशीय किरणों को अपवस्थित कर देते हैं, मतलब इसको दोस्तों विक्षेपित
विस्तृत कर देते हैं, फैला देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि आपके प्रकाशीय प्रकीर्णन के कारण आपका जो आकाश होता है वो आपको नीले रंग में दिखाई देता है, क्योंकि आपके श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में जो आपका नीला रंग है उसका प्रकीर्णन उनके अन्य रंगों की तुलना में ज्यादा होता है, इसीलिए हमें जो आकाश है वो नीला ही दिखाई देता है। तो आपके 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 56 नंबर पर। देखिए 56 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग कोलाइड के नाम से जानते हैं। तो इसे आप लोग समझ कर रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं, तो कोलाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, दूध भी आपका एक प्रकार का कोलाइड ही होता है, जिसमें दोस्तों आपके छोटे छोटे वसा कण क्या होता है, सम्मिलित रहता है, क्योंकि आपके दूध में वसा ही पाया जाता है। 56 के बाद हम लोग 57 में देखते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक आंख का क्षैतिज दृष्टि लगभग कितना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग एक आंख से अगर देखिएगा ना, तो एक आंख से जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र से बनने वाला जो आपका दर्शन कोण होगा वो कितना बनेगा। तो दोस्तों एक आंख से अगर आप किसी वस्तु को देखिएगा तो उससे बनने वाला जो आपका दर्शन कोण होगा, यानी जो आपका उसका दृष्टि जो क्षेत्र होगा क्षैतिज वाला, वो दोस्तों आपका जो कोण है वो बनाएगा कितना, तो वो बनाएगा 150 डिग्री। कितना बनेगा दोस्तों, तो 150 डिग्री बनाएगा। आप लोग इस चीज को हमेशा समझ कर रखिएगा। जबकि यहीं पर अगर आप अपने दोनों आंखों से देखिएगा तो वो दोस्तों आपको 180 डिग्री बनाएगा, और 180 डिग्री में आप क्या कर पाइएगा, आपका जो क्षैतिज दृष्टि का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्योंकि 180 डिग्री में क्या होता है, 180 डिग्री में कोई भी अगर रेखा होगा कोण बनाने वाला, दो रेखा, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत दिशा में हो जाएंगे 180 डिग्री में। जबकि एक आंख में क्या होंगे, एक आंख से देखिएगा तो वो दोस्तों थोड़ा सा घुमा हुआ दिखाई देगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए दो आंख का होना बहुत ही दोस्तों हमारे लाइफ में जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का अगर एक आंख अगर चला जाता है किसी कारणवश, तो अपने इस एक आंख से क्या करता है, 30 डिग्री कम क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र को कम करके क्या करता है, वो वस्तु को देख पाता है। यानी जहां पर अगर आप लोग 180 डिग्री क्षेत्र के दृष्टि क्षेत्र में अगर वस्तुओं को देखिएगा तो वहीं पर क्या करेगा कि वो 150 डिग्री के क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र में क्या करेगा, वस्तुओं को देखेगा। चलते हैं 58 नंबर पर। तो 58 नंबर पर देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था। तो दोस्तों इन चारों वैज्ञानिकों में से जो आपका न्यूटन है ना, न्यूटन, उन्होंने ही सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था अपने प्रयोग के माध्यम से। और उन्होंने ही बताया था कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो दोस्तों 7 रंगों का एक मिश्रण होता है, और सभी को पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दोस्तों श्वेत होता है। ठीक है, चलते हैं 59 नंबर पर। देखिए 59 नंबर में क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, कैमरा में जो काम शटर का होता है वही काम नेत्र में किसका होता है। तो दोस्तों देखिए कैमरा में जो आपका शटर होता है ना, वो क्या करता है, कैमरा के लेंस का खोलने जो लेंस है उसका सुरक्षा करता है। यानी लेंस को जब आप शटर को खोलिएगा तो लेंस आपका दिखाई देगा, और शटर बंद कर दीजिएगा तो लेंस आपका क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, मतलब लेंस उसमें सुरक्षित हो जाएगा। तो वो काम आपके नेत्र में कौन करता है, तो उस शटर वाला जो कमवा है ना, वो कमवा आपका नेत्रों में पलकवा करता है, पलक पलक। यानी कि दोस्तों जब भी आपकी आंख में कुछ कचरा चला जाए या आपकी आंख में कुछ पड़ने वाला होता है तो देखते हैं तुरंत क्या होता है, आपका पलक बंद हो जाता है। यानी कि जो आपका पलक है वो क्या करता है, आपके आंख के नेत्र की दोस्तों क्या करता है, लेंस की वो रक्षा करता है। इसीलिए हम लोग 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखेंगे। 60 नंबर में आप लोग देखिएगा, 60 नंबर में बोला जा रहा है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। तो दोस्तों दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी का दोस्तों जो आपका दूरी होता है उसे हम लोग दृष्टिपरास के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, तो दृष्टिपरास है। तो 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को समझ कर यहाँ पर रखिएगा। 61 नंबर पर देखिए इसमें आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कैमरा में जो काम डायफ्राम का होता है वही काम नेत्र में किसका होता है। दोस्तों कैमरा में जो काम डायफ्राम करते हैं, डायफ्राम, वही काम आपके नेत्र में कौन करता है। तो दोस्तों हमारे नेत्र में डायफ्राम का जो काम है वो करता है पुतली। ठीक है, तो पुतली क्या हो जाएगा, हमारा 61 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न पर। देखिए 62 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है। तो दोस्तों निकट का जो भी अगर बिंदु हो जहां पर आप वस्तु को अपने नेत्र से स्पष्ट रूप से अगर आप देख पाते हैं समंजन क्रिया के द्वारा, तो वो दोस्तों जो आपका निकटस्थ जो बिंदु होता है वो कहलाता है निकट बिंदु। और आप सभी को पता है कि किसी सामान्य नेत्र के लिए जो आपका निकटस्थ जो बिंदु की जो दूरी होती है न्यूनतम वो होती
होती है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझ कर रखेंगे, वो हमारा जो बिंदु होगा वो निकल कर आएगा निकट बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा 62 का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में बोला जा रहा है सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये भी आपका बहुत VBI आपका क्वेश्चन है, आप लोग समझ कर रखिएगा कि सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु का जो मान होता है वो होता है अनंत है, और जबकि निकट बिंदु का जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो आपके 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 64 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, श्वेत प्रकाश का बड़ विक्षेपण के कारण श्वेत पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टी या धब्बा कहलाता है। देखिए दोस्तों मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जब भी अगर हम लोग प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश के जो अवयवी रंग होते हैं वो प्रिज्म में से अपवर्तित होकर अपने अवयवी रंगों में क्या होते हैं दोस्तों विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जब इन रंगों को हम लोग श्वेत पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, और इसी पट्टी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम, जिसका हिंदी नाम होता है वर्णपट। तो दोस्तों यहाँ पर जो 64 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा रंगीन पट्टी या धब्बा का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वर्णपट या स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलते हैं 65 नंबर पर। बोला जा रहा है इनमें से कौन बड़ांध थे। बड़ांध का मतलब कि किसी रंग के लिए इनके पास शंकु नहीं होगा, है ना, यानी उस रंग को देखने में ये असमर्थ होंगे। तो दोस्तों इन चारों में से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी जो आपके परमाणुवाद के जो आपके जनक थे डाल्टन, उनके पास दोस्तों एक किसी रंग के लिए शंकु आपका नहीं होगा, इसीलिए हम लोग डाल्टन को क्या बोलते हैं बड़ांध के नाम से जानते हैं, यानी वो उस रंग को देख पाने में असमर्थ थे। तो आपका दोस्तों डाल्टन ही क्या होगा 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 66 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आंख के लेंस से रेटिना के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों आंख के लेंस से रेटिना की जो बीच की दूरी होती है ना वो होती है निश्चित। आपका वस्तु दूर रहे चाहे पास रहे, आपके आंख के लेंस से जो रेटिना की जो बीच की दूरी होगी वो दोस्तों निश्चित होगी, वो बिल्कुल भी बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 66 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि फोटोग्राफी कैमरा में क्या कर सकते हैं, आप उसकी दूरी को बदल सकते हैं, यानी जूम आउट करके या फिर जूम इन करके, जबकि नेत्र में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपके नेत्र में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई होता है, जबकि आपके कैमरा में बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब होता है वस्तु का वो आपका अस्थाई होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 67 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा PDF दोस्तों लंबा हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है ना कि बढ़िया से यहाँ पर दोस्तों यह बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है। 67 नंबर में बोला जा रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का समय लगभग कितना बढ़ जाता है। देखिए जब भी अगर सूर्योदय होगा ना तो सूर्योदय जब होगा दोस्तों तो सूर्य जब मतलब कि काफ़ी जब ऊपर आ जाएगा तो फिर भी आपको सूर्य वहीं पर दिखाई देगा। ठीक है, कुछ समय तक। आज जब आपका सूर्य डूब भी जाएगा ना तो सूर्य आपको डूबने से पहले आपको वहीं पर दिखाई देगा। मतलब इन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है कुछ दोस्तों इसमें समय आपका बढ़ जाता है, तो आपको बताना कि कितना बढ़ जाता है। ठीक है, वही आपको दोस्तों यहाँ पर समय आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है वो लगभग दोस्तों आपका 4 मिनट बढ़ जाता है। इसीलिए आपका यहाँ पर दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका सूर्यास्त हो जाएगा ना तो फिर भी दोस्तों 4 मिनट तक आपका सूर्य निकला हुआ दिखाई देगा, 36 पर दिखाई देगा। ठीक है, जबकि वो 36 के नीचे क्या हो चुका है, वो जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको 4 मिनट तक वो दिखाई देगा। आपका सूर्योदय जब हो जाएगा ना तो फिर भी आपका जो सूर्य होगा वो 4 मिनट तक क्या होगा वो दिखाई देगा, जबकि सूर्योदय क्या हो चुका है अच्छी तरीके से वो हो चुका है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 68 नंबर में, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर तक की जो दूरी होगी उसे दोस्तों हम लोग सूचित करते हैं डी से। किससे, डी से। आज जबकि 25 सेंटीमीटर से नेत्र के बीच मतलब निकट जो भी एक दूरी आपकी होगी उसको हम लोग दोस्तों सूचित करते हैं एन से। यानी जो भी आपकी न्यूनतम दूरी होगा ना 25 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे एन से सूचित करेंगे। 69 नंबर में आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है किस स्थिति में आंख की सिलियरी पेशियां तनाव की स्थिति में नहीं रहती है। तो आपको दोस्तों बताना है कि कौन से स्थिति में आपके सिलियरी जो पेशियां होती है वो तनाव की स्थिति में नहीं रहती है, क्योंकि आपके वस्तु के प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है सिलियरी पेशियां ही क्या करती है सहायता करती है। वही दोस्तों क्या करती है समायोजित करती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जिससे कि आपके वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर सुस्पष्ट रूप से
बन पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे बताना कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों जब भी आप दूर की वस्तुओं को देखिएगा ना, यानी दूर बिंदु के लिए जो आपका नेत्र होगा, उस समय दोस्तों आपकी सिलेरी जो पेशियां होगी वो बिल्कुल भी तनाव की स्थिति में नहीं रहती है। जबकि अगर आप निकट की वस्तु को अगर आप देखिएगा तो उस स्थिति में आपके नेत्र की सिलेरी जो पेशियां होगी वो तनाव की अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पर दूर बिंदु तो बोल रहा है ना, निकट तो बिंदु बोल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दूर बिंदु। देखिए 70 नंबर में आप लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। कहने का मतलब कि सरल सूक्ष्मदर्शी को ही हम लोग आवर्धक लेंस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की महत्तम आवर्धन क्षमता लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, देखिए आवर्धक लेंस, आवर्धक का मतलब होता है जो वस्तु को बड़ा करके दिखाए। तो जब वस्तु को बड़ा करके दिखाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वस्तु के निकट लेकर जाना पड़ेगा उस लेंस को। जब आप लोग इस लेंस को वस्तु के निकट लेकर जाइएगा ना, तो उस स्थिति में हम उस लेंस को वस्तु के पास तब तक अच्छे से रखेंगे जब तक कि उस लेंस में आपकी वस्तु जो होगी वो अच्छी से दिखाई ना दे। यानी जो आवर्धक लेंस होगा वो कुछ आपको दोस्तों इस प्रकार से रहता है, यानी यहाँ पर हैंडल रहता है, ये गोल रहता है, अब बीच में मतलब चारों तरफ इसकी जो परिसीमा होगी वो दोस्तों रहती है प्लास्टिक की, अब बीच में क्या रहता है आवर्धक लेंस, शीशा रहता है, जिसमें आपकी वस्तु क्या होगी बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि आपके दोस्तों डॉक्टर क्या करते हैं, चाहे आपके मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी वस्तु को बड़ा करके देखने में। तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता मतलब कितना बड़ा करके आप उस वस्तु को देख सकते हैं, लगभग कितना बड़ा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो होगी आपका 26 डायोप्टर, यानी अधिक से अधिक 26 डायोप्टर तो क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि हमें वस्तु को देखने के लिए आवर्धक लेंस के और वस्तु के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर के रेंज में ही होना चाहिए, यानी उसके अंदर में ही होनी चाहिए, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर के रेंज तक या उसके अंदर तक, ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि आपके दोस्तों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से मैंने कितना VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने का प्रयास किया है, जो कि दोस्तों आप लोग इसके बारे में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे। अगर आपके वायदे में ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में पूछा जा सके तो दोस्तों आप लोग उसका सिलेक्शन कैसे कर पाते, उसके ऑप्शन का नहीं कर पाते। अगर आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर पाने में उसका जो सही ऑप्शन होगा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अच्छी तरीके से अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से कोई भी कोई क्वेश्चन दोस्तों उठाकर आपके एग्जाम में पूछा जा सके। इन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों मैंने आंसर PDF के यहाँ पर नीचे मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं दोस्तों इस वीडियो को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर लिंक पर ओपन करके दोस्तों आप लोग मेरे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।